गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं देवाशीष कुशवाहा। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फूड एलर्जी के बारे में। फूड एलर्जी क्या होती है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, किस तरीके से कॉज होती है, इसका मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ऑल अबाउट हम इसके बारे में जानने वाले। ऑलरेडी आपका टॉपिक चल रहा है अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फूड एलर्जी। होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जस्ट फूड एलर्जी क्या होता है? सो फूड एलर्जी एक इम्यून रिस्पॉन्स है, एक आपका इम्यून जब ओवर एक्ट करता है, राइट। आपने कोई भी ऐसा फूड ले लिया, कोई भी फूड आपने ऐसा इंजेस्ट कर लिया जो कि आपको एलर्जी कॉज कर रहा है ना। आप एलर्जेंस हो सकता है सर्टेन फूड, जैसे सी फूड वगैरह हो गया, पीनट्स वगैरह हो गया, है ना। और वट एवर जिस भी फूड से आपको कॉमनली एलर्जी रहती है वो फूड का आपने इंजेस्ट कर लिया, जैसे फिश हो गया, चिकन हो गया, काऊ मिल्क हो गया, बीट हो गया, सोया हो गया ना, सोया ऑयल, पीनट वगैरह हो गया, ट्री नट्स हो गया, वालनट्स हो गया। तो ऐसे सर्टेन टाइप के अलग अलग टाइप के फूड आते हैं। अब किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को पार्टिकुलर एक या दो चीज़ों से, या किसी को पीनट से, किसी को सी फूड से, किसी को सेल फिश से, तो किसी को आपका ये सी फूड मतलब आपका जैसे केकड़ा हो गया, मछली वगैरह हो गया, और पता नहीं क्या क्या खाते रहते लोग, है ना। चिकन हो गया, एग्स हो गया, काऊ मिल्क हो गया, गोट मिल्क हो गया। तो पार्टिकुलर जिस भी फूड से आपको एलर्जी है वो आपने मतलब कि इंटेंसफुली आपने जानबूझकर वो चीज़ खा लिया, आपने अनजाने में वो चीज़ ले ली, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपको एलर्जी हो गई। और आजकल हम क्या करते हैं कि भाई बाहर का फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, राइट। हाँ, और नॉनवेज तो पूछो ही मत भाई, है ना। मछली वगैरह हो गया, कितना हम खाते हैं। तो फास्ट फूड हम चलते फिरते कुछ भी उठा के खा लेते हैं, जैसे कि डस्टबिन हो, सूखा कचरा, गीला कचरा, सब आने तो बॉडी के अंदर डाल दो। बॉडी का हम कोई केयर ही नहीं करते हैं ना, कुछ भी आया उठा के इंटेक कर लिया। और तो कुछ भी उठा के हम खा जाते हैं। इसी की जगह हम एक कार लेते हैं, एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं, एक बाइक लेते हैं, उसकी इतनी केयर करते हैं कि भाई वो पेट्रोल से चल रही थी, उसमें पेट्रोल ही डालेंगे। ऐसा नहीं कि पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दिया, डीजल डाल दिया, पानी उठा के डाल दिया। ऐसा नहीं करते। टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसकी केयर करते हैं, बढ़िया उसको देख रेख करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। पर बॉडी में कुछ भी आया उठा के डाल लो, खा पी लो, बस पेट भरना चाहिए ना। तो इस तरीके से कुछ भी खा लेते हैं जीभ के स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, वो बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होती। तो अब ये क्या करती, जैसे ही हमने कुछ भी एलर्जेंस लिया, कुछ भी हमने इंटेक किया, उसको खा लिया। अब हमने खा तो लिया, राइट। अब खाने के बाद होता क्या, फूड जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं था, जो अच्छा नहीं था, जिससे हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर सकती थी, ओवर रिएक्ट कर सकता था हमारा इम्यून सिस्टम, राइट। तो हमने वो इंजेस्ट तो कर लिया, पर करने के बाद इमीडिएट या कुछ सर्टेन टाइम बाद, कुछ समय बाद क्या होता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आपका इम्यून सिस्टम है वो उसको उसके अगेंस्ट रिएक्शन करना शुरू कर देता है, ओवर रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है। हैपन आफ्टर ईटिंग द सर्टेन फूड, कुछ फूड जिनसे आपको एलर्जी है पार्टिकुलर, आपने उनको इंटेक कर लिया। फूड हाइपर सेंसिटिविटी है ट्रू फूड एलर्जी, इसको हम फूड हाइपर सेंसिटिविटी बोल सकते हैं, या आप इसको फूड एलर्जी भी बोल सकते हो। इसमें होता क्या, आईजीई मेडिएटेड रिस्पॉन्स, जो आपकी आईजीई रहती है, इम्यूनोग्लोबिन रहता है, वो क्या करता है, मेडिएटेड करता है, मतलब आपके जो हिस्टामाइन वगैरह हो गया है ना, साइटोकाइनिन हो गया, उनको रिलीज करता है। और जैसे ही वो रिलीज करते हैं, उसका आपको दुष्प्रभाव, आपका परिणाम, रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट आपकी बॉडी पे देखने को मिलता है ना। और देखने को क्या मिलता है, आपको ईचिंग होगी, फोड़े फुंसी होंगे, रेडनेस वगैरह हो जाएगी, ओवर ईचिंग होगी, है ना, पेप्यूल्स हो जाएंगे, नोड्यूल्स हो जाएंगे, विजिंग होगा का, साथ ही साथ आपका स्वेलिंग आ जाएगी लिप्स पर, फेस पर, थ्रोट पर, ईचिंग होगी, हाई एक्सट्रीमा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो ज़्यादातर एक इसमें होता है, 8% किसमें देखने को मिलता है, अंडर द 5 ईयर ऑफ एज, जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनकी एज 5 साल से कम है। और 5 साल से कम वाले बच्चे फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं ना, बाहर का खाना, तो उनको ज़्यादा होने की चांस रहता है यंगर को। उसका जो ओल्डर एज आते हैं, एडल्ट एज आते हैं, उनमें 4% रहता है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ लोग हेल्थ से अवेयर हो जाते हैं, और कुछ तो नहीं होते, कुछ भी खाते रहते हैं, राइट। तो हेल्थ अवेयर हो जाते हैं, कम होता है थोड़ा। तो इसका साइन सिम्टम क्या होता है, बेसिकली टिंगलिंग और ईचिंग इन द माउथ। आपके माउथ में क्या होना, ईचिंग वगैरह होने लग जाना, खुजली होना, टिंगलिंग में कुछ भी मतलब ऐठन टाइप किया जाना, है ना, नमनेस वगैरह होना, ये हो जाता है, आपका टिंगलिंग में आ जाता है। और क्या हो सकता है,
और आपको हाइप्स, हाइप्स मतलब वही आपकी बॉडी पे डॉट डॉट हो जाना, रेडनेस हो जाना, फोड़ी फुंसी वगैरह हो जाना, खुजली होने लगना, है ना, इचिंग होना, खुजली होने लगना स्किन में, अरे बाप रे, पूरा हाथों में खुजली होने लगना, है ना। खाते टाइम तो हम सोचते नहीं है, फिर उसका रिजल्ट आता है, उसके परिणाम होते हैं, तब हमको भुगतना पड़ता है ना। एक्जिमा होना, वही स्किन इन्फेक्शन, है ना। स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, लिप्स पर स्वेलिंग होना, फेस पर और लंग्स और थ्रोट में आपके स्वेलिंग होना, जिससे बाद में निगलने में भी तकलीफ होती है। बीजिंग होना, नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन भी हो सकता है ना। ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होने लगना नेजल कंजेशन की वजह से। डायरिया होना, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया आपको, है ना, नोजिया हो रहा है, बार बार उठ के आना, वॉमिटिंग जैसा होने लगना, तो ये सारी चीजें इसमें कॉमन है। डिजीनेस होना, टाइट हेडेक, डिजीनेस, थकान होने लगी, है ना। और क्या हो सकता है, थकान होने लगी, और बॉडी पेन वगैरह होने लगना, है ना, वीकनेस होने लगना, फेंटिंग, फेंटिंग जैसे चक्कर जैसा आने लगना, अनकॉन्शियस होने लगना, तो ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। जब सीवियर केस में पहुंच जाता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, तो क्या हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवे, आपका एयरवे भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है, ट्रिकिया की मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, जिससे आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ओके, और क्या हो सकता है, शॉक, सीवियर ड्रॉप ब्लड प्रेशर, यदि पेशेंट आपका शॉक में जाता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका कम हो सकता है एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से। रैपिड पल्स और डिजीनेस, रैपिड पल्स हो सकता है, और डिजीनेस और टाइटनेस ऑफ हेड भी आपको देखने को मिल सकता है। पल्स रेट आपकी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, है ना, तो ये भी आपको हो सकता है ना। ये इसके साइन एंड सिम्टम हो गए। अब भी हम देखने वाले हैं इसका कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं। तो कॉमन एलर्जेंस में आ जाता है आपका एनी फूड दैट कंटेन एलर्जेंस रिजल्ट इन द एनाफाइलेक्टिक, मोस्ट कॉमन सी फूड, है ना। किस किस में, सबसे पहले ऐसा फूड जिसमें आपको एलर्जिक कंटेंट है उसके अंदर, तो उससे आपको एलर्जी हो सकती है। सबसे पहले सी फूड, लेग्यूम्स, पीनट वगैरह हो गया, ट्री नट हो गया, है ना। और उसके बाद हो गया आपका सीसम फूड, कॉटन सीड, सीसम फूड, मस्टर्ड ऑयल, और सनफ्लावर सीड, नट्स, बेरीज, एग, काउ मिल्क, गोट मिल्क, चॉकलेट, पीनट, ट्री नट, कैस्यू, वॉलनट, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, एक बार आपको एलर्जी हो गई तो उसको रिकॉग्नाइज आपने पता चल गया कि भाई इस चीज़ से एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करो, उसको दूसरी बार मत लो ना। तो कैसी कैसी कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, कुछ फिश हो गया, पीनट्स हो गया, और क्रस्टकिन हो गया, सेलफिश हो गया, श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब, चिकन, फिश, काउ मिल्क, व्हीट, सोए, पीनट, ट्रीनट, कैस्यू, है ना, वॉलनट, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड होती, चॉकलेट, ट्रीनट, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड इसके अंदर होती है फूड एलर्जी में। फिर इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा, ये आपका फूड एलर्जी और दूसरा फूड इंटॉलरेंस, मतलब लगभग सेम जैसे ये। फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है, उसकी वजह से वो टॉलरेट नहीं कर पाता है जो भी फूड आपने ले रहे हो। और फूड एलर्जी में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम इंक्लूड होता है, और जो फूड इंटॉलरेंस होता है उसमें आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं करता है, इम्यून सिस्टम एसोसिएटेड नहीं रहता है, वो सिर्फ इंटॉलरेट करता है कि भाई ये चीज़ बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती, इंटॉलरेट करती, उसको नकारती है ना वो फूड से। और उसमें इम्यून रिएक्शन या ओवर एक्ट नहीं होता है। पर यदि आपका एलर्जी है तो आपको इम्यून सिस्टम भी उसमें एसोसिएटेड होता है, ओवर एक्ट करता है, रिएक्शन करता है, राइट। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम में मैंने अभी बता ही दिया है आपको। अब आ जाएगा इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। भाई अब आप इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो भाई ये, एक तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो उसके अंदर कि भाई डायग्नोस करने के लिए। छोटी छोटी डिसीज हैं, कॉमन डिसीज है, और
लगभग हर पर्सन ने इनको एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट। आपको भी कभी ना कभी फूड एलर्जी डेफिनेटली हुई होगी, और नहीं हुई होगी तो अभी हो जाएगी कभी भी, है ना, क्योंकि आजकल खाना ही ऐसा खा रहे हो। तो ये कॉमन सी बात है, सब लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम में क्या क्या बताया मैंने? अर्टिकेरिया ना, लिप स्वेलिंग, लिप्स एंड माउथ स्वेलिंग, अर्टिकेरिया, इक्सेमा, स्नीचिंग, बीचिंग, एडिमा, स्नीचिंग, बीचिंग, एडिमा, swelling, redness, itching, nausea, vomiting, vomiting, diarrhea, constant diarrhea, हाँ। ठीक है, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे सिम्टम आपको हो सकते हैं। नेजल कंजेशन, ट्रबल ब्रीथिंग, डिजीनेस, नेजल कंजेशन, डिजीनेस, नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, स्नीजिंग लिख दिया है, राइट। तो ये सारे सिम्टम आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं जब भी आपको ये हुआ है ना। लिप्स आपका ड्राई होगा, माउथ और लिप्स इन्फेक्शन, अर्टिकेरिया, इक्जिमा, स्नीजिंग, वीजिंग, एडिमा, रेडनेस, इचिंग, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिजीनेस, नेजल कंजेशन, राइट, फेंटिंग, हेड टाइटनेस, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर अनदर क्या आ जाएगा इसका? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या आएगा? डिटेल हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स शुड बी टेकन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्टर में आपको करना है भाई इतना, इसका सीवियरिटी कितना है, हाउ मच, और कब से है ना, जो भी आपको सिम्टम हो रहे हैं, हाउ मच कितना है, कितने दिन से है, हाउ मैनी डेज, है ना, सीवियरिटी कितना है, कितने दिन से आपको हो रहा है भाई, है ना। कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर पूछता है डायरिया हुआ, उसने बोला भाई लूज मोशन हो रहा है, कब से हो रहा है, दिन में कितनी बार हो रहा है, कैसा हो रहा है ना। तो ये पूरी डिटेल आपको कलेक्ट करना पड़ता है, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी डेज, हाउ लॉन्ग सिम्टम डेवलप, आपको कब से सिम्टम हो रहा है, हाउ लॉन्ग सिम्टम डेवलप, व्हाट सिम्टम यू एक्सपीरियंस,
है ना। कौन सा सिम्टम आपको एक्सपीरियंस किया है, कब से है? स्किन प्रिक, एक जो टेस्ट है वो कर सकते हो, कौन सा? स्किन प्रिक। स्किन प्रिक टेस्ट और कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी करा सकते हो, सीआरपी करा सकते हो। सीबीसी, सीआरपी, सीबीसी तो सब में कराना ही है, ब्लड काउंट। मेजर ऑफ अमाउंट आईजी, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ आईजी, तो ये सारे टेस्ट करके आप फिजिकल, ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट तो इसके लिए बना नहीं है, पर आप सीबीसी वगैरह करा सकते हो, सीआरपी करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करा सकते हो, और जो भी नेसेसरी है एज पर डॉक्टर के ऑर्डर आप टेस्ट करा सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन ले सकते हो, हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हो, भाई आपने क्या खाया था, क्यों आपको एलर्जी हुई है, इससे पहले भी हुई है, क्या हो रही है, तो कब से है, लूज मोशन हो रहा है तो कब से हो रहा है, यदि आपको स्किन पर रेसेस है तो ये कब से है, किस टाइप का है, स्वेलिंग हो रही है नहीं हो रही है, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा उसका हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हो, फूड वगैरह में क्या इनटेक किया था क्या नहीं, ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई इसको ये डिसीज, ये डिसऑर्डर इसको कॉज हो सकता है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, साइंस सिम्टम से हिस्ट्री कलेक्ट करके एक हाइपोथेसिस, एक डायग्नोस आप कर सकते हो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपका यही आएगा। फिर मैनेजमेंट, कैसे आप इसको मैनेज करोगे? एडवाइज द पेशेंट केयरफुली चेक इंग्रेडिएंट लेबल ऑफ फूड। जब भी वो पेशेंट आपका कोई भी फूड ले रहा है तो उसके इंग्रेडिएंट चेक करना ही भाई, यदि उसको वॉलनट से एलर्जी है तो वो ना खाए, पीनट से एलर्जी है वो ना खाए, ट्री नट से एलर्जी है तो जिस फूड में ये कंटेंट है वो उनको अवॉइड करे, है ना, उनको ना खाए। और नहीं खाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई उसको डिसीज नहीं होगी, उसको फूड एलर्जी नहीं होगी। फिर सेकंड आ जाता है एडवाइस द पेशेंट टू बी केयरफुल व्हेन ईटिंग इन रेस्टोरेंट। जब भी वो बाहर का खाना खा रहा है, रेस्टोरेंट में खा रहा है और फूड स्टॉल वगैरह से खा रहे हैं, तो वो केयरफुली खाए, क्या उसके लिए हेल्दी है क्या हेल्दी नहीं है, किस चीज़ से उसको एलर्जी है, उस चीज़ को वो अवॉइड करें। और मैं तो कहता हूँ बाहर का खाना ही अवॉइड करें, है ना। घर का खाना, अपना फाइबर डाइट, दाल चावल रोटी सब्जी, अच्छे से अच्छा खाना खाएं, इंडियन खाना को अपनाएं, है ना, फाइबर डाइट खाएं। Advise the patient to be careful eating when restaurant. Epinephrine, adrenaline. If history of anaphylaxis, patient should carry it all the times. Epifen. यदि पेशेंट को ऑलरेडी हिस्ट्री है एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन की तो वो इफिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, इफिनेफ्रिन एड्रेनलिन इफ हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्टिक, तो वो पेशेंट साथ में अपने कैरी करके चले, जब भी उसको लग रहा है कि भाई मेरे को एलर्जी हो रही है, एनाफाइलेक्टिक में जा रहा हूँ मैं, तो वो जो भी ड्रग्स है वो ले सकते हैं अपना इफिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। अवॉइड ऑफ स्पेसिफिक फूड इफ ओनली वे ऑफ इफेक्टिव प्रिवेंटिंग ऑफ फूड रिएक्शन। हाँ, यदि उसको ऑलरेडी पता है कि भाई मुझे इस चीज़ से ये सॉरी ये वाले फूड से मुझे एलर्जी है, तो वो स्पेसिफिक उस फूड का अवॉइड कर सकता है, उसको ना ले, ताकि उसको एलर्जी भी कॉज ना हो। स्टेरॉइड में Steroid may be given in emergency. Corticosteroid only used in the treatment of food allergy if associated with the eosinophilic gastronutrient gastroenteritis or gastroenteropathy. यदि पेशेंट को फूड एलर्जी हुई है और साथ ही साथ उसको गैस्ट्रो एंटाइटिस है, उसको गैस्ट्रो में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग वगैरह हो गई है, और इसेनोफिलिक गैस्ट्रो एंट्रोपैथी हो गई है, आप गैस्ट्रिक है, उसका साइज में भी आपको एनलार्जमेंट हो गया, स्टोमक में आपको स्वेलिंग आ गई, उसकी वजह से अल्सर हो गया, अल्सराइटिस हो गया, है ना, किधर? आपके स्टोमक में या आपके जीआई ट्रैक में, तो उस समय आप कुछ एंटीबायोटिक वगैरह प्रेफर कर सकते हो।
और इमरजेंसी में आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो यदि एलर्जी एसोसिएटेड है आपके जीआई ट्रैक्ट से, जिसमें आपको इसेनोफिलिक हो गया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस हो गया और गैस्ट्रोइंट्रोपैथी यदि हुई है तो क्या एंटी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामाइन, ठीक है। Antihistamine may modify IgE symptom but will not eliminate them. Diphenhydramine cetirizine can be given. क्या क्या दे सकते हो आप? कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, एंटीहिस्टामाइन दे सकते हो, डाइफेनहाइड्रामाइन दे सकते हो और सिट्रीजिन टैबलेट आती है वो आप पेशेंट को दे सकते हो एज पर कंडीशन। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे देना है, कंडीशन को देखते हुए जितना उसको रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है वैसा आप मेडिसिन दे सकते हो। वैसे तो डॉक्टर जो एडवाइस करता है वही देते हैं, पर हमको भी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर एल्बुट्रॉल में भी गिवन। शॉर्ट टर्म में आप ब्रोंकोडायलेटर भी दे सकते हो यदि एनाफाइलेक्टिक की कॉज में चला गया, पेशेंट को ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो आप ब्रोंकोडायलेटर भी दे सकते हो। ब्रोंकोडायलेटर मींस वो ड्रग आती है जो आपकी ब्रोंकियस है उसको डायलेट करती है ना। अब इसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से क्या होता है, आपकी जो ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स है, वो डायलेटेड हो जाती है ना। ये डायलेट हो गई, सॉरी ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है ना। कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई मतलब इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, इसका साइज सिकुड़ गया या नैरो हो गई। तो अब इसको एक्सपांड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ब्रोंको डायलेटर देना होता है ताकि आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना आए। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंको डायलेटर। ठीक है। एंटीहिस्टामाइन, जो हिस्टामाइन का आपका सिक्रेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड आती है वो दे सकते हो, सिट्रीजिन दे सकते हो आप, एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह भी दे सकते हो और ब्रोंकोडायलेटर आप दे सकते हो। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आती है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी। फिर एंटीहिस्टामाइन आती है आपकी, जो कि सिम्टम ऑफ आपके एलर्जी का सिम्टम है उसको रिड्यूस करने के लिए। जिसमें कौन सी आती है आपकी, सिट्रीजिन, फ्लेक्सोफेनाडाइन, लिवोसिट्रीजिन, ये ज़्यादा चलती है आपकी। ठीक है। कौन कौन सी, बेनिट्रिल टैबलेट, सिट्रीजिन,
सिट्रीजिन 10 mg पर डे। उसके बाद आती फेक्सोफेनाडाइन, फेक्सोफेनाडाइन 180 mg पर डे दे सकते हो। लीवोसिट्रीजिन आती टैबलेट, लीवोसिट्रीजिन दे सकते हो 5 mg पर डे, राइट। ब्रांड नेम इनका आता है आपका, ब्रांड नेम से आती है एलेग्रा, मोंटेल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट और लीवोसिट्रीजिन, मोंटेक एलसी, ये नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। ब्रोंकोडायलेटर में आ जाता है आपका सल्ब्यूटामोल, है ना। कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, सल्ब्यूटामोल, है ना। बेटनीसोल, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ब्रोंको डायलेटर में, जिससे कि आपका रेस्पिरेटरी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने मैनेजमेंट के बारे में देखी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसका इंट्रोडक्शन देखा हमने, फूड एलर्जी क्या होती है, साइन सिम्टम देखा, कॉमन फूड एलर्जेंस के बारे में समझा, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम समझा, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, देन फाइनली मैनेजमेंट देखा, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो ये सिंपल सी डिसीज है, ज़्यादा तो इनमें कुछ है नहीं है, हर पर्सन ने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया रहेगा, राइट। तो आपको भी इसके बारे में नॉलेज होगा। पेशेंट जनरली आप हॉस्पिटल में देखते रहते होंगे, तो सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। एलर्जी वगैरह कॉमन सी बात है, होती रहती है, राइट। चलिए आज के लेक्चर में इतनी, बाकी का हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाने पीने का अपना ध्यान रखिए ताकि आपको भी एलर्जी कॉज ना हो। बाकी ऑल गुड, बाय बाय, टेक केयर।